Hey guys, I am Shank and welcome you to शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम आपके लिए फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक चैप्टर था दो चर वाले रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 को लेके। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने जाना था कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं क्लास 9 के बेसिस के आधार पर उनका हल कैसे निकलता है। क्लास 10 के हिसाब से जैसा कि आपको दिख रहा था, हमने इसकी पहले की वीडियो में बात की थी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किस प्रकार के होते हैं और उनके हल जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो याद कीजिए, थोड़ा सा रिमाइंडर में आप जाइए तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का यदि आप क्लास 9 के आधार पर देखें तो उनका जो हल होता था वो अनेक होता था, अनेक हल। परंतु आप यदि देखेंगे कि क्लास 9 के आधार पर क्लास 10 में जाएं तो परिवर्तन बहुत सारे हैं। क्लास 10 में जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं उनके हल सिर्फ 3 होते हैं, या तो वो अनेक हल होंगे, या तो कोई हल नहीं होगा, या तो अगर हल होगा तो एक हल यानी अद्वितीय हल होगा। और उसके जो ग्राफीय निरूपण होंगे वो संपाती होंगे, समानांतर होंगे या प्रतिच्छेदी होते हैं। ठीक है, परंतु क्लास 9 में आपने देखा था कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसके जो ग्राफीय निरूपण होते हैं एक सीधी रेखा होती। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को बगैर हल किए सिर्फ प्रश्न को देखकर हम कैसे पता बता सकते हैं कि कौन सा अनेक हल वाला होगा, कौन सा कोई हल वाला नहीं होगा और कौन सा अद्वितीय होगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो उन तक ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जा सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमने आपके सामने एक पिक्चर चार्ट बनाया है। ठीक है, चलिए आप जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं वो क्लास 10 के आधार पर बिल्कुल इस प्रकार होते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी आपको दो समीकरण युग्म लेकर ही क्लास 10 में आपको पढ़ना है। ठीक है, एक समीकरण का नहीं, क्योंकि अगर एक समीकरण रहेगा तो वो सिर्फ दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हमने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट के आधार पर क्या है, आप इस प्रकार जान सकते हैं कि किसका जो है वो प्रतिच्छेदी होगा, कौन सा संपाती, कौन सा समानांतर, कौन सा अद्वितीय, कौन सा अनेक और कोई हल नहीं होगा। यदि a1 बटा a2 यानी जो आप ऊपर देखे थे इसमें यदि a1 बटा a2 यानी x का और डाइनोट इक्वल टू b1 बाई b2 यानी c1 c2 को अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो c1 c2 को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न में आप सिर्फ इन दोनों को पहले देख, यदि ये दोनों नहीं बराबर है तो समझ लीजिए वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और उसका जो हल होगा वो एक हल होगा। और याद रखिए वो एक संगत होंगे। ठीक है, आगे एग्जाम्पल जब आप चैप्टर नंबर 3.2 पढ़ेंगे तो आपको बेटर ढंग से पता चल जाएगा कि कौन सा संगत है, कौन सा संगत नहीं है, कौन सा असंगत है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 में शायद है दिया हुआ। ठीक है, इस पर प्रश्न है आपके। चलिए, उसी प्रकार यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 रहे तो उसका ग्राफीय निरूपण संपाती रेखाएं होंगी और उसका जो बीज गणितीय निरूपण होगा उसमें अनेक हल होंगे और वो भी संगत होगा। ठीक है, यानी संगत होने के लिए दो रूप चाहिए, या तो a1 बाई a2 डाइनोट इक्वल टू b1 बाई b2 या तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 हो, तब जो होगा वो संगत कहलाते हैं। और यदि देखिए तीसरा रूप हमने लिखा है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 डाइनोट इक्वल टू c1 b2 यानी दो बराबर हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो समीकरण होंगे उसका ग्राफीय निरूपण समानांतर रेखाएं होता है और इसका जो बीज गणितीय निरूपण होता है उसके कोई हल नहीं होते हैं और ये असंगत होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये चार्ट आपको याद कर लेना है, क्योंकि इस चार्ट को जब तक आप याद नहीं कीजिएगा एक्सरसाइज 3.2 आपके नहीं बनेंगे। तो चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं आपके समझने के लिए। चलिए, आपके सामने हमने एक एग्जाम्पल लिया है x माइनस 7 बाई माइनस 40 बराबर माइनस 42 x माइनस 3 बाई बराबर 6। ये जो हैं ये आपके एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन है। ठीक है, 1 to 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन का हमने लिया है बारी बारी से। हिस्ट्री को चेक करते हैं कि इसका हल क्या है। चलिए, ये तो हो गया। देखिए इसमें a1 का वैल्यू क्या है भाई,
देखिए कुछ नहीं है साथ में तो 1 है। b1 का वैल्यू क्या है, बाई के साथ लगा हुआ है -7 तो -7। c1 का वैल्यू क्या है तो -42। इसमें a2 की वैल्यू क्या है 1 है। b2 की वैल्यू क्या है -3 है। c2 की वैल्यू क्या है भाई 6 है। तो अब चेक करते हैं क्या है। अब आप ऐसे भी देखें प्रश्न में 1 1 दोनों बराबर हैं, ठीक है। a1 बाई a2 बराबर, b1 बाई b2 बराबर नहीं है, क्या इसमें 7 है 3 है। यानी यहाँ पर देखिए a1 बाई a2 नहीं हो रहा है बराबर b1 बाई b2। सप्तम यहीं से आपको पता चले, उसमें क्या है आपको फिर c1 बाई c2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि ये दोनों बराबर नहीं है तो c1 बाई c2 नहीं भी लिखेगा तो काम चल जाएगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट नंबर चार्ट को यदि आप ध्यान से देखें तो पता चलता था कि ये जो होंगे प्रतिच्छेद करेंगी, क्या करेंगी यानी प्रतिच्छेद करेंगी, और इसके जो हल होंगे वो एक हल होंगे, ठीक है। एक हल होगा यानी ये कैसा होगा, संगत होगा, ठीक है। इस प्रकार आप यानी आप देखकर बता सकते हैं। चलिए अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को। चलिए हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है। यहाँ आप ऐसे भी ध्यान दें तो 3/1 यानी हो रहा है 3/1 बराबर देखें तो 6/2। इधर देखें तो 3900/1300। इसको ऐसे भी काटे तो 13 तिया 39, नीचे 1 बचा, 3 दूनी 6, 3 यानी आप देखें तो 3/1 बराबर 3/1 बराबर 3/1। यानी आप ऐसे ही प्रश्न को देखकर यानी यहाँ हो रहा है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। यानी यहाँ तीनों के तीनों क्या है बराबर हैं। तो चार्ट के अनुसार यदि आप ध्यान दें तो ये क्या होंगी, संपाती होंगे, यानी इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, संपाती होगा। और इसका बीजगणितीय निरूपण के अनुसार अनेक हल होंगे, क्या होंगे, अनेक हल होंगे। और ये कैसा होगा, संगत होगा, क्या होगा, संगत होगा। तो इस प्रकार आप ध्यान से देख सकते हैं, यानी आप इस प्रकार बगैर हल किए हुए आप बता सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। चलिए हमने तीसरा एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल में भी हम देखते हैं, यहाँ देखें तो a1 बाई a2 2/2 कट के कितना आ रहा है 1, यानी a1 बाई a2 की वैल्यू 1/1 आ रही है। चलिए b1 बाई b2 देखें तो 1 1 यानी 1/1 आ रही है, ठीक है। c1 बाई c2 देखें तो 160/150। इसको आप काटेंगे तो आएगा 32/30। यानी यहाँ क्या हो रहा है a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं है। चलिए इस चार्ट के अनुसार यदि आप देखेंगे तो ये क्या होगा, इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो समांतर रेखाएं होंगी, क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। और इसके कोई हल नहीं होगा। देखिए कोई हल होने के लिए एक बात याद रखें कि ग्राफ पर जो बिंदु होना चाहिए एक दूसरे से कटना चाहिए। जैसा कि आप फिजिक्स में लाइट चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी सर आपको बताएंगे कि जब प्रतिबिंब बनने के लिए क्या होता है कि जो किरण पुंज होते हैं यानी जो किरणें जो निकलती है वो कहीं ना कहीं जाकर टकराती हैं, टकराने के कारण ही प्रतिबिंब बनते हैं। परंतु समांतर रेखाएं जब एक दूसरे के पैरेलल चली जाती है तो यहाँ कोई टकराव हो ही नहीं रहा है, तो कैसे बनेगा। चलिए और ये क्या होंगे, असंगत होंगे, क्या होंगे, असंगत होंगे। तो चलिए इस प्रकार आप बगैर हल किए आप ये बता सकते हैं कि किसका जो हल होगा वो अद्वितीय होगा, अनेक होगा, कोई हल नहीं होगा, संगत होगा, संगत या असंगत होंगे। चलिए ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम रैखिक समीकरण युग्म के हल के बारे में पढ़ेंगे। इसका यूज आपको एक्सरसाइज 3.3 से, बट थोड़ा सा आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 2 विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ हैं, 2 विधियाँ हैं। अब आप ऐसे भी जानते हैं कि 2 विधि कौन कौन है, पहला है ग्राफीय विधि, दूसरा है बीजगणितीय विधि, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि ग्राफीय विधि तो ग्राफ के अनुसार हो जाएगा, लेकिन बीजगणितीय विधि जो है वो 4 प्रकार के, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहले हैं आपके प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको कहते हैं, विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड, तुलनात्मक विधि कंपैरेबल मेथड, और ब्रज गुणनखंड यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, बीजगणितीय विधि होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के,
ठीक है। तो इसके बारे में आपको विस्तार से 3.3 में पढ़ना है, तो इस पर एक स्पेशल वीडियो आएगी आपको मंडे को। तो आप मंडे को आराम से बैठकर, या फिर हो सकता है संडे को भी आ जाए, तो आप वीडियो आराम से देख सकते हैं। आप जाकर चेकलिस्ट कर लीजिएगा संडे को। तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, धन्यवाद।